एक वॉरियर जिसने कि अपनी पूरी लाइफ लगा दी अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके साइड ही रहने के लिए। पर उससे क्या मिला, उसके ही यंग मास्टर ने उसे धोखा दिया ताकि वो खुद की जान बचा सके, और उसी यंग मास्टर के हरकतों के चलते उसका पूरा का पूरा क्लैन भी तबाह हो गया। पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। वो वॉरियर अपनी आंखें दोबारा ही टाइम में पीछे खोलता है, पर ट्विस्ट ये है कि वो खुद की बॉडी में ना होकर अपने यंग मास्टर की बॉडी में होता है। क्या अब हमारा एमसी अपनी फेट को चेंज कर पाएगा और अपने क्लैन को बचा पाएगा? तो फिर चलिए अपनी इस नई मानवा को शुरू करते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यही लगा था कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि अपने यंग मास्टर चियोंग मुयांग को प्रोटेक्ट करना। वो इस वजह से क्योंकि मैं एक नेमलेस बंदा हूँ और चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च ने मुझे मेरा नाम दिया था। और अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब चियोन क्लैन के पैट्रियार्च अचानक से ही गुजर जाते हैं, और इसके अलावा चियोंग मुयांग और भी ज़्यादा बदतर होता गया। यहाँ तक कि जो क्लैन टॉप 10 क्लैनों में आता था इस दुनिया में, उसने अपनी पूरी की पूरी प्रेस्टीज खो दी। पर मैं हमेशा ही उसके साइड बना रहा। मैंने खुद को डिवोट कर दिया उसके स्कॉट वॉरियर के तौर पे। पर हालांकि मुझे क्या मिला, उसने खुद ही मेरी पीठ में अपनी तलवार भोंक दी ताकि वो खुद की जान को बचा पाए। सच में ही लोग सही कहते हैं, किसी भी इंसान को सही नहीं किया जा सकता। और हमें उस बंदे के सामने काफ़ी ज़्यादा ही लाल जोगा पहने वाले लोगों को दिखाया जाता है, और वो बंदा मन में सोचता है, चियोन मुयांग, तुम्हें क्या लगा था कि ये करने के बाद क्या ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि अगर तुम डीमन कल्ट के साथ हाथ मिला लोगे तो एक बार दोबारा से ही चियोन क्लैन अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा, जिससे कि तुमने इतना नीचे गिरा दिया है? पर तुम एकदम ही गलत है। और हमें उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ही डरावने चेहरे वाले बंदों को दिखाया जाता है, जिसे देख के चियोन मुयांग यानी कि उसका यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है, और उन्हीं में से एक बंदा अपने वेपन को स्विंग करके उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देता है। और हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा ही रहना था तो तुम्हें कभी भी डीमन कल्ट से हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। पर आखिरकार क्यों मैं इसके साथ आखिरी तक रहा हूँ, मैंने भी स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए था। पर इस चीज़ के लिए मैं दूसरों को ब्लेम भी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मेरा ये नाम मू म्योंग मुझे चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च ने दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है वही लाल जोके वाले लोग अपनी स्वॉर्ड को हमारे एमसी के आर पार कर देते हैं, और हमारा एमसी मरते हुए सोचता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार अगर मैं कभी भी पैदा हूँ तो कम से कम मैं एक नेमलेस तो ना हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा अपनी आंखें खोल के देखता है, और हमें देखने को मिलता है कि एक मेड उसके पैर धुल रही थी, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज से चीखता है, और वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ? मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं अनगिनत तलवारों ने मेरी बॉडी को चीर दिया था। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी वो मेड माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि पानी ठंडा हो चुका है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारा एमसी इस मेड को जानता है, और वो कहता है तुम तो वॉलियोंग हो, और वो हमें बताता है कि ये हमारे यंग मास्टर यानी कि चियोन मुयांग की एक पर्सनल मेड है, जो कि हमेशा ही एल्डेस्ट यंग मास्टर के साइड रही है, और वो अभी काफ़ी ज़्यादा ही माफ़ी मांग रही थी। तभी हमारा एमसी पूछता है कि आखिरकार तुमने गलती ही क्या की है, सबसे पहले यंग मास्टर को बुलाओ। तभी वो मेड डरते हुए कहती है आप ही तो यंग मास्टर हैं। इस चीज़ को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा ही हैरान हो जाता है, और वो अपने चेहरे को टच करके चेक करने की भी कोशिश करता है। और तभी वो अपने नीचे रखे हुए टब में अपना चेहरा देखता है, और वो देख के पूरा ही हैरान हो जाता है। उसने इस चीज़ को हज़ारों बार ही चेक किया, पर यह कोई सपना नहीं है, वो सच में ही 15 साल पहले आ चुका है। और हमें पता चलता है कि उसने खुद के बारे में, मू म्योंग के बारे में जानने की कोशिश की, पर इस दुनिया में मू म्योंग नाम का कोई भी बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद से इस वजह से क्योंकि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोंग मुयांग की बॉडी में हूँ। पर जो भी हो, ये मेरे लिए किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है। मैं अब अपने हाथों से अपनी क्लैन को बचा सकता हूँ। पर तभी वो अपने आसपास देख के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक यंग मास्टर है और उसका कमरा काफ़ी ज़्यादा ही आम सा है। पर तभी उसका ध्यान एक स्वॉर्ड पे जाता है, और हमें पता चलता है कि ये वही स्वॉर्ड है जिसे कि पिछली लाइफ में उसके यंग मास्टर ने उसके आर पार कर दी थी। और इस स्वॉर्ड का नाम हेवनली लाइट स्वॉर्ड है, जैसे कि कहा जाता है कि ये एक ही लाइटनिंग के रे से निकली थी, जो कि डार्कनेस को चीरने के लिए बनी है। और वो इस स्वॉर्ड को हाथ में लेकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश था कि अब ये स्वॉर्ड उसकी है,
और तभी वो स्वॉर्ड से 2-3 स्विंग्स लगाने की कोशिश करता है, पर उन्हीं में ही वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो अपने घुटनों पे आ जाता है, जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान था। और तभी थोड़ी देर बाद वो अपनी बॉडी पे कंसंट्रेट करके देखता है, क्योंकि हालांकि ये सोचा जाए कि चियोंग मू यांग ने कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिर भी कम से कम उसे इतना तो होना चाहिए कि वो 2-4 स्विंग्स लगाने के बाद थके तो ना। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके डंटियान में काफ़ी ज़्यादा ही अलग अलग टाइप की एनर्जीज इकट्ठी हुई हैं और उसकी वो एनर्जी उसके मेरिडियंस से बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पा रही और वो एक दूसरे से ही टकरा रही हैं, जिसे देख के उसे समझ आ जाता है कि यह है गोल्डन स्पून QI डेविएशन। इस बंदे ने ऐसे ऐसे एलिक्सर्स कंज्यूम कर लिए जो कि एक दूसरे से उल्टे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे, पर तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे कि अब से मैं मू यांग ही बुलाया करूंगा, वो वहां पर स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा था। और वो लोग हैरान इस वजह से थे क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने एल्डेस्ट यंग मास्टर को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखा है। पर बेचारा मू यांग खुद भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान था क्योंकि उसकी ये बॉडी बिल्कुल भी वुडन स्वॉर्ड तक स्विंग नहीं कर पा रही थी, जिस चीज़ को देख के वो स्वॉर्ड को साइड में रख देता है। जिस चीज़ को देखने के बाद वो बंदे कहते हैं शायद से वो गिव अप करने वाला है, पर तभी मू यांग भागना शुरू कर देता है और वो ये सोच रहा था कि सबसे पहले मुझे अपने वेट को कम करना होगा, जिस चीज़ को देख के वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थे। शायद से यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे और तभी उनमें से ही एक बंदा कहता है तो फिर क्यों ना हम ही उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर कर दें। और हमें मू यांग की तरफ दिखाया जाता है जहां पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी बॉडी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। इस बंदे ने इतने अलग अलग टाइप के एलिक्सर्स को कंज्यूम किया है कि वो उसके लिए किसी पॉइजन की तरह हो चुके हैं और वो मू यांग को गधा कहते हुए सोचता है कि अगर इसने इन एलिक्सर्स को सही से कंज्यूम किया होता तो उसके पास इतनी अभी इंटरनल एनर्जी होती कि सभी लोग उससे चलते। पर तभी वो कुछ नोटिस करता है और हमें देखने को मिलता है कि एक असली स्वॉर्ड उसके साइड से गुजर चुकी है और तभी वही बंदा जो कि कह रहा था क्यों ना हम यंग मास्टर को ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर कर दें, वो कहता है असल में मेरी स्वॉर्ड गलती से फिसल गई है। पर मू यांग एकदम ही शांत रहते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में चिंता करने के लिए, और तभी वो दोबारा से ही भागना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि उस बंदे और बाकी लोगों ने बेट लगाई थी और वो बंदा उस बेट को हार चुका था, जिस चीज़ से वो और भी ज़्यादा मू यांग के ऊपर गुस्सा हो जाता है। पर हमें मू यांग को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा था क्योंकि ये डिसाइपल्स खुद ही के ही यंग मास्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। पर अभी उसे होल्ड बैक करना होगा क्योंकि अगर अभी उसने फाइट की तो वो हार जाएगा। सबसे पहले मुझे चियोंग क्लैन की सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीखना होगा, जिन्हें कि मैं कितना ही सीखना चाहता था अपने पिछली जिंदगी में। वो पक्का ही हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में होंगी और एक यंग मास्टर की पोजीशन पे होने की वजह से मैं उस लाइब्रेरी में एंटर कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्ड कहता है क्या तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाए और मुझे दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो कि तुम्हारे पास अब यंग क्लैन पैट्रियार्च की पोजीशन नहीं है, इसी वजह से तुम हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर सकते। जिसे सुन के मू यांग भी पूरा ही हैरान रहता है और वो फिर अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर अब उसे चीज़ समझ आ रही थी कि उसका कमरा ऐसा क्यों है। पर अभी भी उसे कोई तरीका ढूंढना था जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब सही से कर पाए। पर अगर वो अभी सोचे तो चियोंग मू यांग का बचपन इतना भी अच्छा नहीं था, जहां पर वो पूरी तरीके से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था जो कि उसी के ही सबऑर्डिनेट्स थे। अब अगर समझा भी जाए तो उसे ये लगा होगा कि मैं भी उन्हीं की ही तरह होऊंगा, इसी वजह से उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पीछे से स्टैप कर दिया। पर जो भी हो मेरे पास टाइम नहीं है एक्सक्यूज़ बनाने का। पर तभी वो अपने पास एक बॉक्स को नोटिस करता है। जब वो उसे हटा के देखता है तो उसमें खाना रखा रहता है, पर वो ये देख के हैरान था कि उसमें कोई भी मीट नहीं था बल्कि सिर्फ मशरूम थे। पर आखिरकार अगर चियोंग मू यांग भी यही खाता था तो फिर वो इतना ज़्यादा मोटा हो ही कैसे गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू यांग वार्म अप करने से ही उसकी बॉडी दर्द करना शुरू कर जाती है और तभी उसकी मेड वॉलियोंग आकर कहती है कि आप पहले से ही जाग चुके हैं, कि आप दोबारा से ही ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो मू यांग हाँ में जवाब देता है और उसकी मेड उसे गुड विश करके जाने लगती है। तभी वो कहता है क्या ये मेरी लॉन्ड्री है,
तो वो मेड डरते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे इससे पहले कर लेना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अगली बार से इसे और जल्दी कर दूंगी। मु यांग सोचता है हालांकि ये इतनी कोई ज़्यादा मदद नहीं करती, पर यही एक लौती इंसान है जिसे कि मैं अपना एलाय मान सकता हूँ। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, पर मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी वजह से और भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सारी चीज़ें कहकर मु यांग दोबारा से ही अपने दौड़ने पे निकल जाता है। पर इन सारे शब्दों को सुन के उसकी मेड काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थी। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मु यांग अभी भी भाग ही रहा था और उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। पर तभी उसे अपनी पिछली लाइफ की ट्रेनिंग की याद आती है जहाँ पर उसका इंस्ट्रक्टर उसे कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि वो एक नेमलेस बंदा था। और अगर सोचा भी जाए तो मैंने कभी भी खुद के लिए कुछ कर भी नहीं पाया, पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हूँ और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है क्योंकि ये चीज़ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वॉलियोंग ये सारी चीज़ें छुप के देख रही थी, पर तभी मु यांग वहीं पर ही गिर जाता है, जिस चीज़ को देख के वॉलियोंग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि वही मु यांग को उठा के उसके कमरे तक ले जाती है। और इस चीज़ को जानने के बाद मु यांग सोचता है कि वॉलियोंग उससे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है जितना कि उसने सोचा था। और हमें एक बारिश वाले दिन का दिखाया जाता है जहां पर मु यांग अभी भी दौड़ ही रहा था, जिसे देख के बाकी जो ट्रेनिंग ग्राउंड के डिसाइपल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थे। और हमें एक बार दोबारा से पता चलता है कि वही इंसान बैट हार चुका है, जिस चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। पर बाकी लोग अपने इस फ्री के रुपयों को इंजॉय करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जैसे ही मु यांग उस बंदे के पास आता है वो कहता है, तुम सुअर, आखिरकार तुम क्या चीज़ सोच रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही प्रिटेंड करते रहे तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन यंग पैट्रियार्च की वापस मिल जाएगी? पर मु यांग इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो भागता ही रहता है। पर हमें साइड में दिखाया जाता है जहां पर वॉलियोंग इस चीज़ को सुन के सच में ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। फिर हमें अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब मु यांग अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर पा रहा था, जिसे देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश था कि अब उसके पास इतना तो स्टेमिना है कि वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। पर तभी उसे किसी की बहस करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सुनता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को इंसल्ट करने की। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वही बंदा वॉलियोंग को पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। पर वॉलियोंग को यहाँ पर देख के मु यांग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। और जब बाकी लोग इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ही चिढ़ जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के वॉलियोंग के ऊपर एक फ्लैश कर देता है। पर इससे पहले उसका अटैक वॉलियोंग तक पहुँच भी पाता है, उसकी स्वॉर्ड बीच में ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। और हमें देखने को मिलता है कि ये मु यांग ने किया था, जिसे देख के वो बंदा अचानक से ही अपने होश हवास में आता है। तभी मु यांग कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और जो चीज़ें तुम्हें वू यांग से कहनी थी वो अपनी स्वॉर्ड से मुझसे कहो। जिन बातों को सुनने के बाद वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझसे डुअल का कह रहे हो? जिस बात को सुन के मु यांग कहता है कि डुअल, अगर मैं कहूँ कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, चलो इसे ऐसा रखते हैं कि अगर तुम जीते तो मैं यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट कॉज नहीं करूँगा और मैं कभी भी दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें दिखूंगा भी नहीं। पर इस चीज़ से वॉलियोंग सच में काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है और वो मु यांग को रोकने की कोशिश करती है। और तभी मु यांग अपनी मयान को ज़मीन में काट देता है और फाइटिंग में भी पोजीशन लेने लगता है। और वो मन में सोचता है, अगर ये एक बार मेरी बुराई करता तो चल जाता, पर ये उन लोगों की बुराई नहीं कर सकता जो लोग मेरी परवाह असलियत में करते हैं। जिस चीज़ को सुन के वो दूसरा बंदा सोचता है कि अगर मैं जीत गया तो मु यांग मेरे लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा, तो बस मुझे इस मैच को जीतना है। और आखिरकार ये क्या ही कर पाएगा जो कि अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हुए इसे सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और ये भागे ही जा रहा है। पर तभी वो उसके घूरने के अंदाज को देख के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और मु यांग पूरी ही रफ्तार से उस बंदे की तरफ आने लगता है। पर उस बंदे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ही स्लो था और वो सोचता है, इतना स्लो, इससे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। पर जैसे ही मु यांग की स्वॉर्ड उसके पास आती है वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड हवा में उड़ चुकी है और मु यांग की स्वॉर्ड उसके गले पे रखी हुई है, जिससे देख के वो पूरा ही हैरान रहता है क्योंकि अभी मु यांग ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो तो कभी भी उसने देखी तक नहीं थी। और तभी मु यांग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है, तब भी तुमने अपना गार्ड डाउन किया। क्या यही चीज़ चियोंग क्लैन में सिखाई जाती है? सच में तुम एक पैथेटिक बंदे हो, तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि स्वॉर्ड को तुम्हें स्विंग भी करना चाहिए। तुम्हें उस वजह के बारे में पता होनी चाहिए
कि तुम स्वॉर्ड चला ही क्यों रहे हो, और जब तुम उस वजह को पता कर लेना तब मेरे पास तुम दोबारा आ जाना। और यही सारी चीज़ें कहकर मू यांग वो लियोंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा हालत में नहीं रहता है कि वो कुछ कह भी पाए, और जब मू यांग और वू लियोंग अकेले आ जाते हैं तभी वो लियोंग अपने घुटनों पे आकर माफ़ी मांगती है कि उसे वहाँ पर शांति से ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। पर तभी मू यांग कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ही लिए आगे बढ़ी थी। मैं अपनी खुद की इंसल्ट तो एक बार सह लेता, पर मैं उनके लिए इंसल्ट नहीं सह सकता जो लोग असलियत में मेरी परवाह करते हैं। और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक उन लोगों पे नहीं करने वाला जो लोग मेरे लोगों को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। जिस चीज़ को सुन के वो लियोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है, और तभी से एक पुरानी बात याद आती है। वो और वो लियोंग एक बच्चे थे, तब उसने कहा था कि मुझे स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो फिर अगले दिन से मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाला हूँ। मू यांग की इन सारी बातों को सुन के वो लियोंग काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी, और उसे तो ये तक हैरानी होने लगती है कि ये वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है जिसे कि वो जानती है। पर तभी कोई कहता है जो शब्द अभी तुमने कहे, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाओ। और तभी हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें उसके अंकल ने कही थी, जो कि जनरल कमांडर हैं हेवनली ड्रैगन और हेवनली फियोनिक्स स्वॉर्ड यूनिट के, और इन्हें एक पिलर भी कहा जाता है चियोंग क्लैन का। और तभी वो अपने सवाल को दोबारा से दोहराते हैं, जिस सवाल को सुन के मू यांग सबसे पहले तो उन्हें ग्रीट करता है, और हमें पता चलता है कि पिछली ज़िंदगी में मू यांग इन्हें ही फॉलो किया करता था। पर उसकी ग्रीटिंग्स को सुन के उसके अंकल कहते हैं कि इन सारी बकवास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो तुमसे सवाल पूछा उसका मुझे जवाब दो। उनकी इस बात को सुन के मू यांग सोचता है कि इनका एटीट्यूड एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला। इन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर कभी भी बदल सकते हैं। और तभी मू यांग कहता है कि मैं ऐसी चीज़ कहूँगा ही नहीं जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाऊँ। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ये मेरे लिए किसी प्रिंसिपल की तरह है। जिस बात को सुन के उसके अंकल कहते हैं सच में। और तभी वो कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ जिस टेक्निक का तुमने इस्तेमाल किया वो तो ड्रैगन क्लॉ थी, जिसे कि हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट में सिखाई जाती है, और जो लोग उस यूनिट के लोग नहीं हैं वो इसे सीख नहीं सकते। तो आखिरकार किस गद्दार ने अपनी उस ओथ को तोड़ दिया और तुम्हें इस टेक्निक को सिखाया है? और जिस बंदे ने भी तुम्हें ये सिखाया होगा वो पक्का ही तुम्हारे लोगों में से एक ही होगा, और मैं उसे पनिश करने वाला हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम उसे कैसे ही बचा पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे लोगों में से एक है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम ही आज की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, और दोबारा कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड की शक्ल नहीं देख पाओगे। जिन शब्दों को सुनने के बाद मू यांग समझ जाता है कि ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, बल्कि उसके अंकल उसे कभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में देखना नहीं चाहते, और वो सोचता है कि उसे अपने शब्दों को ध्यान से ही चुनना होगा। और तभी मू यांग कहता है कि ट्रेटर कोई भी नहीं है, जिसे सुन के उसके अंकल हैरान हो जाते हैं, और वो मन में सोचता है क्योंकि आप ही वो एक इंसान थे जिसने पिछली लाइफ में इसे मुझे सिखाया था। और फिलहाल वो अभी कहता है कि मैंने बस इसे देखने से ही सीख लिया था। इस बात को सुन के उसके अंकल हंसना शुरू कर देते हैं, पर अचानक से ही वो सीरियस होते हुए स्वॉर्ड को अपनी मयान से निकालते हैं, जिससे इतना प्रेशर बनता है कि मू यांग और वो लियोंग तो उसे झेल तक नहीं पा रहे थे। और तभी उसके अंकल कहते हैं तो फिर अपने ब्लेड को निकाल लो, मैं तुम्हारे ब्लेड से ही इस चीज़ के बारे में पूछ लूँगा। पर तभी मू यांग कहता है कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही बता दिया है, और अगर आप भरोसा नहीं करते तो आप अभी कोई भी और टेक्निक को मेरे सामने करके दिखाइए और मैं उसे कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ। इन बातों को सुन के उसके अंकल को ये सारी बातें एकदम ही झूठ लगने लगती हैं, और तभी वो वॉलियोंग से पूछते हैं तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर की मेड हो ना, तो फिर मुझे सारी चीज़ें बताओ कि आखिरकार ये किस चीज़ की प्लॉटिंग कर रहा है। और अगर तुमने इतनी हिम्मत की कि मेरे सामने तुम झूठ बोलो तो इतना याद रखना कि मैं तुम्हें अभी के अभी काट डालूंगा। जिस बात को सुन के वॉलियोंग काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है, और वो कहती है कि पिछले 1 महीने से यंग मास्टर लगातार स्माइल किए जा रहे हैं। चीज़ को जान के उसके अंकल भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो बंदा स्माइल कर रहा था जो कि हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाता है और खुद गुस्से से भरा रहता है। और वॉलियोंग डरते हुए हाँ कहती है, और वो कहती है वो अब ट्रेनिंग ग्राउंड पे हर दिन जाने लगते हैं। मैं अभी इतना तो कह सकती हूँ कि यंग मास्टर पूरे ही बदल चुके हैं। पर इन सारी बातों को सुन के मू यांग भी हैरान रहता है कि वॉलियोंग उसे हमेशा ही देख रही थी। और तभी वॉलियोंग कहती है यहाँ तक कि जब पहले मेरा मजाक उड़ाया जाता था तब यंग मास्टर कभी भी आगे नहीं आए, पर इस बार
वो आगे आए और मुझे प्रोटेक्ट भी किया है, जिस चीज़ से मैं ये कह सकती हूँ कि यंग मास्टर सच में ही बदल चुके हैं और मुझे उन पे पूरा ही भरोसा है। जिन बातों को सुनने के बाद उसके अंकल भी हैरान रहते हैं और तभी वो मू यांग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कौन सी मार्शल आर्ट आती है। तो मू यांग जवाब देता है हेवनली यांग डिवाइन आर्ट। जिस बात को सुन के उसके अंकल कहते हैं यानी कि ये दूसरे डिसाइपल से अलग नहीं है। तभी वो कहते हैं मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें हेड डिसाइपल को 2 महीनों में हराना होगा, क्या तुम इतना कर पाओगे। जिन बातों को सुनने के बाद मू यांग सोचता है कि वो हमेशा ही दूसरों को टेस्ट करते हैं, शायद से ये मेरे लिए भी एक टेस्ट है। और तभी मू यांग कहता है कि 1 महीना काफ़ी होना चाहिए। जिस बात को सुन के उसके अंकल अपनी स्वॉर्ड को दोबारा मयान में रख के वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है। इन बातों को सुनने के बाद मू यांग वॉल्योंग से कहता है ऐसा लगता है कि दोबारा से मुझे भागने जाना पड़ेगा। और अब हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मू यांग ने सच में ही अपना वजन काफ़ी ज़्यादा ही कम कर लिया था और वो मन में सोचता है कि मैं 5th स्टेज ऑफ हेवनली यांग डिवाइन आर्ट पे पहुंच चुका हूं, पर अभी भी ये टेक्निक काफ़ी नहीं है मेरे अंदर रही एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। मुझे इससे भी ज़्यादा हायर लेवल की कल्टिवेशन आर्ट सीखनी होगी ताकि मैं अपने डेंटियान को हील कर पाऊँ। पर तभी वो कुछ लोगों को अपने बारे में बातें करते हुए सुनता है कि आप पक्का ही एल्डेस्ट यंग मास्टर को अच्छा सबक सिखाइएगा। वो देखता है कि वो लोग ये सारी बातें एक बंदे से कर रहे थे और तभी वो उनके पास जाकर कहता है क्या तुम ही हेड डिसाइपल हो। तो वह बंदा जो बीच में बैठा हुआ था वो कहता है हाँ मैं ही हेड डिसाइपल हूँ। पर मू यांग को तो उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था और तभी मू यांग उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम ली सोगी बताता है, जिसे सुन के मू यांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यही वो बंदा था जिसने डीमन सेक्ट को उनके क्लैन की इन्फॉर्मेशन बेची थी। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ चाहे अपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ली सोगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार धोखा देने का नतीजा होता क्या है। अब हमें 15 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब डुअल होने वाला था, जहां पर बैठे हुए लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि कहीं एल्डेस्ट यंग मास्टर भाग ना जाए इस डुअल से बचने के लिए। तभी वहां का अनाउंसर शांत रहने का कहता है और वो इस डुअल के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तभी मू यांग के अंकल कहते हैं कि कॉन्टेस्टेंट को अब बुलाने का टाइम आ चुका है। जिस बात को सुन के वो सबसे पहले ली सियोगी को बुलाता है और ली सियोगी तुरंत ही सामने आ जाता है। पर जब वो चियोन मू यांग को बुलाता है तो हमें देखने को मिलता है कि मू यांग तो अपनी जगह पे होता ही नहीं है, जिसे देख के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो भाग गया। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही हंसना शुरू कर देते हैं। पर तभी कोई कहता है कि चियोन मू यांग यहाँ पर आ चुका है और हमें देखने को मिलता है मू यांग वहाँ पर आ जाता है। पर उसे देख के सभी लोग हैरान रहते हैं क्योंकि अब उसने अपना वजन पूरी तरीके से ही कम कर लिया है और वो अब एकदम ही फिट दिखने लगा है। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस तो अभी भी इस बात पे हैरान थी कि ये वही एल्डेस्ट यंग मास्टर है। और तभी मू यांग अपने अंकल को ग्रीट करता है और तभी उसके अंकल उससे पूछते हैं क्या तुम रेडी हो, और मू यांग भी हाँ कह देता है। तभी हेड डिसाइपल सोचता है सच में क्या ऐसा लगता है थोड़ा वजन कम करने से कुछ बदल जाएगा। पर मेरे लिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जनरल कमांडर के अलावा भी 2 स्वॉर्ड यूनिट्स के कमांडर भी हैं, मैं उनके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ कर पाऊंगा। हालांकि वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था, पर मू यांग भी इन चीज़ों का अंदाजा लगा लेता है और वो हम लोगों को बताता है कि ये कमीना हमेशा ही अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करता रहा। जब इसने हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट ज्वाइन कर लिया तब ये यंग मास्टर चियोंग मू यांग का एक दोस्त जैसा बन चुका था जो उनकी आधी गलत आदतों की जड़ थी। और आखिरी में इसी कमीने ने हमारे सेक्ट की इंफॉर्मेशन डीमन सेक्ट को पेश दी। हालांकि इसने ये सारी चीजें इसकी पिछली लाइफ में की थी, पर मुझे इसे बिल्कुल भी वैसा करने देना नहीं है, तो फिर अब से जो ये सोच रहा है उसका एकदम ही उल्टा होने वाला है। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि ये कोई लाइफ एंड डेथ मैच नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। और उन लोगों का डुअल शुरू हो जाता है जिसमें मू यांग पूरी ही स्पीड से हेड डिसाइपल की तरफ बढ़ रहा था और वो उछल के हेड डिसाइपल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि हेड डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख के मू यांग भी हैरान था। और तभी हेड डिसाइपल उसकी स्वॉर्ड को झटक के उसके साइड में आकर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। और जब मू यांग अपना बैलेंस दोबारा से संभाल के हेड डिसाइपल के ऊपर अटैक करता है तो वो उसे ब्लॉक कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के वो मू यांग के पेट में अपनी स्वॉर्ड का पिछला हिस्सा मारता है और आखिरी में मू यांग को एक किक मार के दूर फेंक देता है। और तभी हेड डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कहता है तो फिर मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूं। और वो
काफी ज्यादा स्लैशेस मारते हुए आगे निकल जाता है। इससे हमें देखने को मिलता है कि मु यांग अपने घुटनों पे आ चुका था और हेड डिसाइपल सोचता है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान था, और तभी वो अपना हाथ उठा लेता है, पर तभी वो ध्यान देता है कि कोई भी ऑडियंस उसके लिए चीयर ही नहीं कर रही, और हमें पता चलता है कि ये सब तो उसकी इमेजिनेशन थी। और अभी तो फिलहाल वो ज़मीन पे पड़ा था जिसके सामने मु यांग खड़ा हुआ था, और तभी वो पास में अपनी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देखता है, और तभी उसे याद आता है कि मु यांग के एक ही अटैक में उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में हो गई थी, और उसी स्वॉर्ड अटैक से वो बेहोश हो गया था। और तभी मु यांग कहता है तुम होने वाले गद्दार, अगली बार से अपने कामों पे ध्यान देना। पर मु यांग की एक भी कही हुई बात उस बंदे को तो समझ नहीं आती, क्योंकि अब तक उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। पर इस चीज़ से ऑडियंस हद से ज़्यादा ही हैरान थी, और हमें वॉलियोंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी। तभी हमारा ध्यान ऑडियंस में बैठे हुए एक बंदे पे जाता है जिसके कि चेहरे पे एक स्कार था। वो कहता है कि इस हेड डिसाइपल ने अच्छा मौके को गवा दिया, वो अभी चियोन मु यांग को बेइज्जत कर सकता था। तभी ऑडियंस बातें करने शुरू कर देती है, क्या ये सिर्फ एक ही मूव से हार गया, अब तो यंग मास्टर और भी ज्यादा घमंडी हो जाएंगे। तभी मु यांग के अंकल उठते हुए कहते हैं कि इस मैच का विनर एकदम ही साफ है, और जब तक वो अपनी बात को पूरा कर पाते तब तक मु यांग कहता है कि मुझे पता है कि मैंने काफी ज्यादा ही गलत चीजें की हैं, और मैं उन चीजों को कभी सही भी नहीं कर सकता। और मु यांग मन में सोचता है कि मुझे उन गलत कामों के बारे में पता तक नहीं है जो कि मैंने किए हैं, क्योंकि वो मैंने नहीं बल्कि पिछले चियोंग मु यांग ने किए थे। पर अब जबकि मैं ही चियोंग मु यांग हूं, तो मुझे उसके उन कामों की भी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पे उठानी होगी। और तभी मु यांग कहता है कि यहाँ पर मैं तुम लोगों के सामने आज अपने जितने भी बुरे काम मैंने अब तक किए हैं उन सभी के लिए माफी मांगता हूँ। और वो उनके सामने वो करके माफी मांगता है, जिससे एकदम ही शांति हो जाती है। और तभी वो अपना सर उठाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में मिल जाऊंगा, तुम कभी भी वहां पर आ सकते हो। और ये सारी चीजें कहने के बाद वो अपने अंकल को ग्रीट करके वॉलियोंग से कहता है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इन सारी बातों को सुनकर उसके अंकल भी हैरान थे। और तभी बाहर वो वॉलियोंग से कहता है कि अब मेरा डुएल खत्म हो चुका है, तो फिर तुम मुझे मेरी स्वॉर्ड को दे सकते हो, मैं अब अपनी स्वॉर्ड को उठा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी वॉलियोंग कहती है क्यों, मैं थोड़ी देर के लिए क्या सिर्फ इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकती, बस मुझे सोचियांग को थोड़ी देर के लिए और दे दो। इस नाम को सुन के मु यांग पूरा ही हैरान रह जाता है। पर तभी कोई कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज को काटना चाहते हो, और हमें देखने को मिलता है कि ये मु यांग के अंकल रहते हैं। और मु यांग को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये शब्द कभी वो दोबारा भी सुन पाएगा। और एक बार दोबारा से ही मु यांग के अंकल अपने सवाल को रिपीट करते हैं कि आखिरकार तुम किस चीज को काटना चाहते हो। तो मु यांग जवाब देता है कि मैं आसमान को काटना चाहता हूँ। जिस बात को सुन के उसके अंकल पूरे ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये कितनी ज्यादा बेकार चीज है। इस स्वॉर्ड पाथ को मैंने अपने पूरी लाइफ तक फॉलो किया है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वही क्यों मेरे स्वॉर्ड पाथ को समझ पाया है। और तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम अपनी शर्त जीत चुके हो, तो फिर मैं तुम्हें कोई भी एक चीज दूंगा। तो मु यांग सीधे सीधे कहता है आप मुझे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में भेज दें। पर उसके अंकल हाथ उठाते हुए कहते हैं कि ये मेरी अथॉरिटी से बिल्कुल ही बाहर है। तो वह थोड़ी देर सोचने के बाद मु यांग कहता है कि मुझे डुएल करना है हर दिन अलग अलग लोगों से। इस बात को सुन के उसके अंकल भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या इतना काफी होगा। तो वो हामी भर देता है। तो उसके अंकल जाते हुए कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वॉलियोंग उसकी कही हुई बात के बारे में पूछती है कि आखिरकार आप स्काई को काटना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो वो कहता है इसका मतलब कमांडर जनरल को अच्छे से पता है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और हमारे मु यांग को गालियां दे रहा था कि आखिरकार वो खुद को इतना ज्यादा एरोगेंट समझता है कि वो हेड डिसाइपल्स से डुएल करना चाहता है, वो भी हर बार अलग अलग लोगों से। पर जो भी हो ये तो मेरे लिए अच्छा है। और हमें पता चलता है कि ये वही स्कार वाला बंदा है, और हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार उसे ये स्कार मिला ही कैसे। एक बार जब चियोन मु यांग मतलब कि इस बॉडी का पुराना ओनर एक बंदे को मार रहा था, तो ये बंदा मु यांग को रोकने के लिए आगे बढ़ा था। और मु यांग को तो तब स्वॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, और वो जैसे ही स्वॉर्ड को स्विंग इधर उधर करता है एक कट उसी बंदे के चेहरे पे लग जाता है, और ऐसे ही उसे ये जिंदगी भर के लिए स्कार मिला था। और वो अभी कहता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट हो सकता है, पर मैं भी तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसा ही स्कार छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है कि सबसे पहले मु यांग से डुएल करने के लिए यही इंसान आया है। फिर हमें मु यांग के साइड दिखाया जाता है जहां पर वो अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था, और वो बंदा भी उसे ही देख रहा था जिसे वो अपनी डिसरिस्पेक्ट समझ रहा था, और काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि वो उसका अपोनेंट है, पर फिर भी वो उसे ध्यान तक नहीं दे रहा। और तभी वॉलियोंग कहती है कि मैंने आपके लिए चाय बना दी है, क्योंकि जब यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो वो आसपास की चीजों के बारे में
पूरी तरीके से ही भूल जाते हैं। और तभी वो बंदा चाय को उठाते हुए पूछता है वॉलियांग से, क्या मू यांग हमेशा ही ऐसे ट्रेनिंग करता है? तो वॉलियांग जवाब देती है, हाँ, हर दिन ही वो ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं। सच में मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। और तभी वो पूछता है कि आखिरकार तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर को सर्व क्यों ही करती हो? क्या कभी वो तुम्हें परेशान नहीं करता? तो वॉलियांग कहती है कि हाँ, एल्डेस्ट यंग मास्टर ने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, पर अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो एकदम ही बदल चुके हैं और इसी वजह से मैं उनके ऊपर पूरा ही भरोसा करती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो बंदा भी सोचता है कि इतना तो मुझे मानना होगा कि एल्डेस्ट यंग मास्टर बदल चुके हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर हर बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। पर तभी वो ध्यान देता है कि उसकी हर बार ही पोजीशन एकदम ही सेम है, इसका मतलब उसकी स्वॉर्डमैनशिप की प्रोफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा ही है। और तभी वो नोटिस करता है कि मू यांग हवा में स्वॉर्ड नहीं चला रहा, बल्कि वो उसे ही इमेजिन करके उसी के साथ ही फाइट कर रहा है। और उसके आखिरी थ्रस्ट से उससे तो ऐसा लगता है कि मू यांग की स्वॉर्ड उस इमेजिनेशन में नहीं बल्कि उसी की ही बॉडी पे चली है। और तभी मू यांग भी उस बंदे को नोटिस कर लेता है और वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना चाम्यांग, तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। पर अपने नाम को सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। मू यांग उसे बताता है कि मुझे हर ट्रेनिंग का नाम याद हो चुका है। तभी मू यांग उसके चेहरे पे उस निशान को देख के कहता है, शायद से उसे मैंने ही दिया है, जिस बात पे चाम्यांग भी हामी भरता है। तभी मू यांग अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि हालांकि मैं इस चीज़ को बदल तो नहीं सकता, पर मैं तुमसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर उसकी माफ़ी को सुनने के बाद वो पूरा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जिस यंग मास्टर को जानता था वो अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देता था, ना कि कभी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता था। और तभी वो उस चाय के कप को रखकर अपनी हार मान लेता है, जिस चीज़ को सुन के मू यांग भी हैरान रहता है। तो चाम्यांग जाते हुए कहता है कि मैं आज के लिए हार चुका हूँ, पर जब मैं अपनी तैयारी कंप्लीट कर लूंगा मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आज जाऊंगा। मू यांग वॉलियांग से कहता है, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? अब तक मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं क्या तुम उन्हें लिख सकती हो? और हाँ, उन चीज़ों को भी जो कि मैंने तुम्हारे साथ की हैं। और मू यांग सोचता है सबसे पहले मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। और हमें बताया जाता है कि अगले दिन से डुअल कंटिन्यू होते रहे और ज़्यादातर डुअल्स मू यांग सिर्फ एक ही अटैक में जीत जाता था। और हमें पता चलता है कि आखिरी दिन तक मू यांग एक भी डुअल नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मू यांग को कल्टिवेट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 7th लेयर ऑफ यांग डिवाइन आर्ट पे पहुंच चुका था, पर अभी भी इतना काफ़ी नहीं था उसकी डेंटियान के अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हुई है उसे पिघलाने के लिए। और यही उसकी इस टेक्निक की लिमिट है। तो फिर उसे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी जाना ही होगा ताकि वो एक हायर कल्टिवेशन मेथड को सीख सके। पर तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है और अचानक से ही उसे याद आता है कि आज तो वही टाइम है जब पेट्रियार्च वापस आने वाले हैं, तो फिर मुझे उन्हें ग्रीट करने जाना है। और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैं काफ़ी टाइम बाद उनसे मिलने वाला हूँ और अब तो मैं उन्हें फादर भी कह पाऊंगा, जिस चीज़ का सपना मैंने कितने टाइम से ही देखा था। पर तभी एक मेड भागती हुई आती है और बताती है मू यांग को कि वॉलियांग अभी बहुत ज़्यादा ही बड़ी परेशानी में पड़ गई है, वो फिलहाल तुम्हारी फियांसे के साथ है। जिस बात को सुन के मू यांग पूरा ही हैरान हो जाता है और हमें वॉलियांग के साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉलियांग ने गलती से मू यांग की फियांसे के ऊपर एक डिश को गिरा दिया था और उसके कपड़ों को गंदा कर दिया था, जिस चीज़ से उसकी फियांसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा थी। मू यांग की फियांसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कहती है, क्या तुम्हें लगता है माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? और वो ये कहते हुए जाने लगती है कि इसे हमारे क्लैन के हिसाब से सजा दो। एक वॉरियर वहीं पर ही रुक के अपनी स्वॉर्ड को निकाल के डायरेक्टली ही वॉलियांग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से ही मू यांग साइड से आकर उस वॉरियर के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख के बाकी टैंक क्लैन के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा ही हैरान थे और इस बात से तो बाकी मेंबर्स भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। तभी मू यांग गुस्से में कहता है, आखिरकार इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? तो टैंक क्लैन की यंग लेडी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टैंक क्लैन के अफेयर्स में इंटरफेयर करने की? आखिरकार तुम कौन हो? इसे सुन के मू यांग अपना नाम बताता है कि वो एल्डेस्ट यंग मास्टर है, चियोन मू यांग। जिसे सुनने के बाद मू यांग की फियांसे कहती है माफी मांगते हुए, हमारी ये पहली मुलाकात है और मैं सिचुआंग के टैंक क्लैन से बिलोंग करती हूँ, टैंक सोही, तो अब से मैं इसे इसी नाम से बुलाया करूंगा। और मू यांग भी उसे अच्छे से ही जानता था, क्योंकि पिछली लाइफ में भी वो यंग मास्टर चियोन मू यांग की वाइफ बनी थी, आइस फ्लावर टैंक
सोही, और ये शादी इसी वजह से हुई थी ताकि यंग मास्टर की बॉडी कंडीशन को ठीक किया जा सके। टैंग क्लैन जो कि काफी ज्यादा ही एक्सपर्ट है मेडिसिन और पॉइजन में, पर जब टैंग सोही सबसे पहली बार पिछली लाइफ में मिली थी वो काफी ज्यादा ही निराश हो चुकी थी। उसके बाद मैरिज एक झटके में ही हो चुकी थी। 10 साल तक लगातार मास्टर चियांग मुयांग की कंडीशन को सुधरता हुआ देख के पेट्रियार्च ने अपनी कमजोरी को दिखा दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए टैंग क्लैन सेंजियांग में आ गई। और अगर सीधे शब्दों में समझाया जाए तो टैंग सोही की ही वजह से चियांग क्लैन का डाउनफॉल शुरू हुआ था। पर अभी प्रेजेंट में मुयांग पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। टैंग सोही कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक मेड को सजा दे रही हूँ जिसने कि मेरे कपड़े गंदे करने की हिम्मत की है। बात को तो सुन के मुयांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चियांग क्लैन की मेड को हाथ लगाने की। पर टैंग सोही एकदम ही शांति से कहती है ऐसा लगता है कि आप इस मेड की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हैं, पर क्या हुआ अगर ये मेड कोई असैसिन हुई जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से मैं इसे अपने टैंग क्लैन के ही हिसाब से सजा दे रही हूँ। जो सुन के मुयांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी चियांग क्लैन है और तुम मेरे ही क्लैन में मेरे लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकते। जो सुन के टैंग सोही कहती है आप असल में तो मेरे टैंग क्लैन के लॉज की बेइज्जती कर रहे हैं। और अभी वो काफी ज्यादा ही गुस्सा थी। अगर रोक सकते हो तो फिर रोक लो। और टैंग क्लैन का एक वॉरियर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करता है। मुयांग को उसके एक अटैक को ही रोकने में हालत खराब हो रही थी, जिस बात से तो वॉलियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर तभी हमें टैंग सोही के हाथ में एक निडल दिखाई जाती है और इधर मुयांग के ऊपर वो वॉरियर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। इतनी तो उम्मीद मुयांग ने कर ही रखी थी क्योंकि वो टैंग क्लैन की लेडी का डायरेक्ट स्कॉट वॉरियर है। बस स्वॉर्डमैनशिप को छोड़ के इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी में ये मुझसे काफी ज्यादा ही है। अगर ऐसी ही बात है तभी मुयांग अपनी एक टेक्निक स्वॉर्ड ऑफ सबटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है और हमें बताया जाता है कि ये टेक्निक कभी भी अपोनेंट को टारगेट नहीं करती बल्कि उसके वेपन को करती है। और हमें देखने को मिलता है मुयांग अपनी स्वॉर्ड को टकराते हुए अचानक से ही नीचे से अपनी स्वॉर्ड बढ़ाते हुए उसकी स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है। और इस टेक्निक का नाम है हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट ड्रैगन क्लॉ रेन। हमें एक स्वॉर्ड को जमीन पे गड़ा हुआ दिखाया जाता है पर असलियत में तो ये मुयांग की ही स्वॉर्ड थी। मुयांग हैरानी के साथ सोचता है मैंने अपनी स्वॉर्ड अपने हाथ से खो दी। और इस बात से तो वो वॉरियर तक कंफ्यूज था। वो तो कहता है मुझे लगा कि तुम काफी ज्यादा ही अच्छी टेक्निक दिखाने वाले हो। मुयांग को भी समझ आ जाता है कि इनके बीच का पावर डिफरेंस हद से ज्यादा है, तभी उसकी टेक्निक फेल हो गई। पर उनके बीच में टैंग सोही आते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरा फियांसे एक मेड के लिए इतना ज्यादा हंगामा करेगा। और वो ये कहते हुए निकल जाती है कि मैं तुम्हें बैंक्वेट में मिलूंगी, काश तुम वहां पर और भी ज्यादा जेंटल रहना। पर तभी एक मेड मुयांग को बुलाती है क्योंकि वॉलियांग वहीं पर जमीन पे पड़ी हुई थी, जिसे देख के मुयांग भी उसकी तरफ जाने लगता है। पर इधर टैंग सोही मन में सोचती है कि यंग मास्टर मुयांग की कंडीशन काफी ज्यादा ही अलग है जो कि मैंने सुनी थी, इस हिसाब से तो हमारी मैरिज हो ही नहीं पाएगी, इससे मेरे सारे प्लान्स ही बेकार हो जाएंगे। तभी वो अपने स्कॉट वॉरियर से मुयांग के बारे में पूछती है तो वो जवाब देता है कि वो अभी काफी ज्यादा ही कमजोर है पर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की दाद देनी पड़ेगी। मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स उसे संभालने के लिए बिल्कुल ही काफी होंगे। जो सुन के टैंग सोही कहती है तो फिर 4 को भेजो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आज के बैंक्वेट में यंग मास्टर मुयांग आना नहीं चाहिए। और हमें पीछे मुयांग को दिखाया जाता है जो कि वॉलियांग को देख रहा था और उसे समझ आ जाता है कि टैंग सोही ने वॉलियांग को पॉइजन दे दिया था। और वो वहां पर पड़े हुए खाने को देख के एक बात को याद करता है कि वॉलियांग उसी के लिए ही ये खाना लेने गई थी, जिसे याद करते हुए वो उसे उठाकर भागना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें एक चियांग क्लैन का ट्रेनिंग देख रहा था, जिसे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होकर हमें चियांग क्लैन की इन्फर्मरी में दिखाया जाता है जहां पर वहां के डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमने बेसिक ट्रीटमेंट तो कर दिया, पर अगर आप जैसा कह रहे हैं ये टैंग क्लैन का पॉइजन है तो फिर हम इसके एंटीडोट के अलावा और किसी भी चीज से इसे ठीक नहीं कर सकते। जिसे सुन के मुयांग एकदम शांति से वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए आज शाम को बैंक्वेट होने वाला है तो फिर मुझे वहां पर जाना होगा। और अभी वो सच में काफी ज्यादा ही गुस्सा था। इन शिफ्ट होकर हमें मुयांग के अंकल को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ब्रदर क्या सोच रहे हैं। टैंग क्लैन ऐसी है जो कि पूरे के पूरे चियांग क्लैन को अपने अंदर ही निकल सकती है, पर तभी अचानक से ही उन्हें एक विशियस ऑरा महसूस होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये आ कहां से रहा है। और हमें फॉरेस्ट में मुयांग को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर अपनी टेक्निक्स को ट्राई किया जा रहा था। और वहां पर मुयांग के अंकल भी पहुंच चुके थे जो कि मन में सोचते हैं कि ये वो स्वॉर्ड नहीं है जो कि स्काई
को काट सकती है। इसमें प्योरली ही किलिंग इंटेंट भरा हुआ है जो इंसानों को काटने के लिए बनी है। ये सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसे तो ये खुद के ही गुस्से में हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि मू यांग के आखिरी अटैक से वो पेड़ 2 हिस्सों में बंट जाता है। पीछे से मू यांग के अंकल आते हुए पूछते हैं, आखिरकार तुम किस बात के लिए इतने ज्यादा गुस्सा हो? मू यांग थोड़ा तो शांत रहता है, फिर कहता है कि मैं काफी ज्यादा ही कमजोर हूँ, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। जो सुन के उसके अंकल पूछते हैं, आखिरकार तुम्हारे लोगों से मतलब क्या है? तो मू यांग बताता है, वो लोग जिनकी की मैं परवाह करता हूँ, चियोंग क्लैन। जिस बात को सुन के उसके अंकल थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं इसने ये लाइनें पहले भी कही थी पर मैं इस पे भरोसा नहीं कर पाया था। और वो एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, तुमने मुझसे पहले कहा था ना कि तुम किसी भी टेक्निक को देख के मास्टर कर सकते हो, तो फिर क्यों ना तुम इस चीज को ट्राई करो। मू यांग इस बात को समझ नहीं पाता। तभी उसके अंकल अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बताते हैं, जो ड्रैगन क्लॉ रेन टेक्निक है वो हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड यूनिट को ही पास डाउन की जाती है, पर मैंने उसका अगला फॉर्म भी बनाया है जिसे कि आज तक किसी को भी नहीं सिखाया गया। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? और यही कहकर उनकी बॉडी से हद से ज्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। यह है फाइनल फॉर्म ऑफ हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड, द ड्रैगन रेज। यही कहकर मू यांग के अंकल मू यांग की तरफ एक अटैक कर देते हैं, रिवर्स स्केल स्लैश। और हमें एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड पूल देखने को मिलता है जिसे कि कुछ लोग दूर से देख के काफी ज्यादा ही हैरान थे। जिनकी बातचीत से हमें समझ आता है कि ये लोग कैंग क्लैन के मेंबर्स हैं जिन्होंने चियोंग क्लैन के कपड़े पहन रखे हैं, जो कि मू यांग को बैंक्वेट हॉल में जाने से रोकने आए हैं। और उनके पास एक स्पेशल पॉइजन भी है जो किसी भी इंसान को एक दिन तक पूरी तरीके से ही पैरालाइज कर सकता है। और वो लोग मू यांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरे साइड हमें मू यांग को दिखाया जाता है जिसके कि थोड़े कपड़े फट चुके थे, पर वो बहुत ज्यादा ही हैरान था क्योंकि उसके पीछे का पूरे जंगल के पेड़ 2 टुकड़ों में बट गए थे। और मू यांग के अंकल बताते हैं, जो हमारी ड्रैगन क्लॉ रेन टेक्निक है वो भले काफी ज्यादा ही ताकतवर है, पर अगर किसी मास्टर का लेवल तुमसे बहुत ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। पर कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जो मास्टर्स तक संभाल नहीं पाते। जिस बात को सुन के मू यांग समझ जाता है कि वो यहाँ पर रिवर्स स्केल स्लैश की बात कर रहे हैं। तभी उसके अंकल मू यांग से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम इस चीज को कर पाओगे? मू यांग कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, पर मैं इसे बैंक्वेट से पहले जरूर ही कर लूंगा। उसके अंकल कहते हैं, मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी पिछली बात के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम चियोंग क्लैन को प्रोटेक्ट कर पाओगे? मू यांग स्माइल करते हुए हामी भरता है। जो सुन के मू यांग के अंकल अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए ये कहते हुए चले जाते हैं कि यहाँ पर कुछ चूहे आसपास घूम रहे हैं, उन्हें ठिकाने भी लगा देना। और जैसे ही वो जाते हैं, मू यांग गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है, अब तुम चूहों को अपना चेहरा भी दिखा देना चाहिए। और हमें झाड़ियों में उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है। ये जान के कि मू यांग ने उन्हें नोटिस कर लिया है, वो लोग भी आगे आते हुए खुद को चियोंग क्लैन का डिसाइपल बनाते हैं। पर मू यांग गुस्से में कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जैसे बूढ़े लोग मेरी चियोंग क्लैन के ट्रेनीज कैसे ही हो सकते हो? मैंने सभी ट्रेनीज के चेहरे और नाम एकदम ही अच्छे से याद कर लिए हैं, तो फिर तुम्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक स्पारिंग पार्टनर की जरूरत थी। अपनी आइडेंटिटी को खुलता हुआ देख के वो लोग भी काफी ज्यादा ही हैरान थे। और अब हमें चियोंग क्लैन के एक दूसरे ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है जहां पर वो सभी ट्रेनीज आए हुए थे जो कि अब तक मू यांग के साथ बार बैटल में हारे थे। और वो सभी लोग इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे कि उनके दिमाग में मू यांग को हराने के अलावा और कुछ भी चल नहीं रहा था। तभी वही ट्रेनी चिल्लाते हुए आता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ही दिक्कत है। पर अभी भी वो सभी लोग बिल्कुल ध्यान ना देते हुए अपनी ट्रेनिंग पे ही ध्यान दे रहे थे। पर जैसे उसके मुंह से मू यांग का नाम निकलता है, सबकी आंखें देखने लायक थी। अब मुझसे ये ना पूछना कि वो दोनों पीछे खड़े होकर कर क्या रहे हैं। 3 शिफ्ट होकर हमें मू यांग को दिखाया जाता है जो कि एक टैंक क्लैन के मेंबर को हरा चुका था और दूसरे को भी वो स्वॉर्ड से झटकते हुए उसके पेट में अपने म्यान से हमला करके उसका भी किस्सा खत्म कर देता है। और तभी वो पीछे बचे हुए आखिरी बंदे पे भी ध्यान देता है। वो इंसान मन में सोच रहा था कि इन कपड़ों ने तो हमारे लिए ही दिक्कत पैदा कर दी, इनकी वजह से हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हमने यंग मास्टर मू यांग को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मू यांग उससे कहता है, अब तुम्हें अपने बारे में बता भी देना चाहिए। पर वो इस बात को बिल्कुल ही टालते हुए कहता है कि तुम हमारी आइडेंटिटी को कभी भी पता नहीं लगा पाओगे। जिसे सुन के मू यांग कहता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो? मुझे अच्छे से ही पता है कि तुम टैंक क्लैन से आए हो। पर उस इंसान को इतना तो पता था कि जब तक मू यांग के पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। पर मू यांग कहता है कि मुझे फीलिंग आ रही है कि इस बार मैं पक्का ही सक्सेस पा लूंगा। और यही कहकर वो उस ट्रेनिंग के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है और अपनी नई टेक्निक
रिवर्स स्केल स्लैश का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद क्या हुआ वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, हमें एक दूसरे ही टैंक क्लैन के वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि 45 मिनट हो चुके हैं जब से वो लोग गए हैं मुयांग को ठिकाने लगाने के लिए, ऐसा लगता है कि वो फेल हो चुके हैं, तो फिर मुझे सारे एविडेंस को खत्म कर देना चाहिए। वो उन कपड़ों की बात कर रहा था और तभी थोड़ी ही दूरी पे हमें चियोंग क्लैन के उन्हीं ट्रेनीज को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करते हुए आगे बढ़े आ रहे थे। और वही ट्रेनी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बाकी सारे लोगों को बताता है। इन सारी बातों को जानने के बाद सभी ट्रेनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार टैंक क्लैन चियोंग क्लैन में आकर इतना ज्यादा कुछ कैसे ही कर सकता है। और तभी वो ट्रेनीज डिसाइड करते हैं कि उन्हें चियोंग क्लैन के भले की वजह से मुयांग की मदद करनी होगी। तभी वही बंदा जो कि फ्यूचर में जाकर चियोंग क्लैन को धोखा देगा वो आगे आते हुए कहता है तो फिर मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। उसके ऐसे एटीट्यूड को देख के सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये फिर से अपने लीडरशिप वाले एटीट्यूड में आ चुका है। और वो बंदा मन में सोच रहा था कि अगर मैंने यंग मास्टर मुयांग की मदद की तो फिर मुझे फायदा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर मैं कभी भी टैंक क्लैन के साथ साइडें बदल लूंगा। पर तभी उसी टाइम पे उसे उसके सामने वही टैंक क्लैन का मेंबर दिख जाता है जो कि उन्हीं कपड़ों को जला रहा था। बस थोड़े टाइम की ही देरी थी, वो मेंबर भी उसे नोटिस कर लेता है, जिस चीज को जानने के बाद काफी ज्यादा ही घबराते हुए पीछे जाने लगता है भागते हुए। दो और ट्रेनीज उससे पूछते हैं आखिरकार हुआ क्या, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता वो अपने पीछे देखता है कि वही टैंक क्लैन का मेंबर उन्हीं दोनों ट्रेनीज के ऊपर अटैक कर देता है। बिना एक सेकंड गवाए हुए वो डायरेक्टली ही ली सियो गी के ऊपर भी अटैक कर देता है, पर चाहाक बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, वो भी एक नॉर्मल सी ट्रेनी स्वॉर्ड के साथ, जिसे देखने के बाद वो टैंक क्लैन का वॉरियर तक हैरान था। तभी दूसरा एक ट्रेनी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो पीछे बढ़कर उसे डॉज भी कर लेता है। और उनकी ताकत को देख के वो ट्रेनी भी काफी ज्यादा ही हैरान था। और उनमें से एक ट्रेनी जवाब देते हुए कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि हमारी चियोंग क्लैन किस वजह से जानी जाती है? हम अपनी सबसे बेहतर स्वॉर्डमैनशिप के वजह से जाने जाते हैं। हम ट्रेनीज में इतना टफ कंपटीशन रहता है कि 10 में से सिर्फ 5 ही लोग स्वॉर्ड यूनिट में सिलेक्ट हो पाते हैं। पर अभी भी वो टैंक क्लैन का बंदा कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अभी भी तुम लोग सिर्फ छोटे मोटे ट्रेनीज हो। तो अभी पीछे से आवाज आती है क्यों ना हम लोग इस चीज को देखें कि 7 के मुकाबले में 1 कितनी देर तक ही टिक पाएगा। और उन्हें देख के उस टैंक क्लैन के वॉरियर को समझ आता है कि ये तो वही है जिनके ऊपर उसने अटैक किया था, पर एन मौके पे ही इन लोगों ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, जिसे समझ के वो भी काफी ज्यादा ही हैरान था। और सभी के सभी ट्रेनीज उस वॉरियर को घेर लेते हैं, पर अभी भी वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम बच्चों को दिखाऊंगा आखिरकार ये दुनिया कितनी बड़ी है। और थोड़ी देर बाद हमें उसका सूजा चेहरा दिखाया जाता है जिसे कि वही सभी ट्रेनीज उठा के लिए जा रहे थे। तभी ली सियो गी बहाना मारते हुए पीछे चला जाता है और वो वहां पर उन कपड़ों को लेने गया था ताकि वो इनका इस्तेमाल करके जब चाहे तब चियोंग क्लैन या फिर टैंक क्लैन के साथ साइड को स्विच कर पाए। और टैंक क्लैन के वॉरियर की इन हरकतों को देख के उन ट्रेनीज को एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि उन्हें एल्डेस्ट यंग मास्टर यानी कि मुयांग की मदद लेनी पड़ेगी। पर तभी वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और हमें उन्हीं के ही सामने मुयांग को दिखाया जाता है जो कि उसी पॉइजन को पकड़े बैठे हुआ था। सीन शिफ्ट होकर अब हमें शाम को दिखाया जाता है जहां पर अनाउंसमेंट होती है पैट्रियार्च एंट्री ले रहे हैं। और हमें चियोंग क्लैन के पैट्रियार्च यानी कि मुयांग के फादर को दिखाया जाता है, जिन्हें देख के सभी लोग उनके बारे में तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तभी वो सबसे हम्बली कहते हैं मैं आपको थैंक्स करता हूं हमारे बैंक्वेट में आने के लिए, पर अब मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाला हूं। और वो अनाउंसमेंट करवाते हैं मेन गेट से सीचियोंग टैंक क्लैन के सभी लोग आ जाते हैं। और उनके आते ही तुरंत ही पैट्रियार्च ये भी अनाउंस कर देते हैं कि सीचियोंग की टैंक क्लैन और हमारी चियोंग क्लैन के बीच मैरिज अलायंस बनने वाली है। जिस बात को सुन के सभी लोगों की बातें तो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या सच में उस आलसी यंग मास्टर की शादी किसी ऐसी इंसान से होने वाली है? पर इन सारी बातों को सुन के टैंक सोही काफी ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि अब पैट्रियार्च ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया है तो फिर इसे बदला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। दूसरे साइड पैट्रियार्च ये देख के खुश नहीं थे कि एल्डर काउंसिल से कोई भी बैंक्वेट को अटेंड करने नहीं आया। तभी वो मुयांग के बारे में पूछते हैं, पर गार्ड्स को मुयांग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती, जिससे टैंक सोही को तो लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और तभी बैंक्वेट को शुरू करने की भी अनाउंसमेंट हो जाती है। अब हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जब बैंक्वेट एंड होने को आ चुका था और एक आखिरी बार मुयांग के फादर मुयांग के बारे में पूछते हैं, पर अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिसे सुनने के बाद पैट्रियार्च बैंक्वेट को एंड ही करने वाले थे। पर तभी उन्हें काफी ज्यादा ही तेज की आवाज बाहर से आने लगती है, जिसके बारे में वो लोग समझ नहीं पाते। उसी टाइम एक टैंक क्लैन का वॉरियर दरवाजे को तोड़ते हुए
अंदर गिरता है, जिसे देखने के बाद पैट्रियार्च जितने हैरान थे, टैंग सोही उतने ही ज्यादा गुस्सा। और मू यांग ये कहते हुए एंट्री लेता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ पर आने से रोकने की। पर मू यांग को देख के सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान थे कि आखिरकार ये है कौन। पर उसके साथ चियोंग क्लैन के ट्रेनीज भी थे। इससे पहले बात और भी ज्यादा आगे बढ़ती, चाह्युक बीच में आकर कहता है कि सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लो, ये इंसान हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं, चियोन मू यांग। जिसे सुनने के बाद पैट्रियार्च कहते हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये पतला सा इंसान एल्डेस्ट यंग मास्टर है? पर जब इस बात को मू यांग के अंकल कंफर्म करते हैं तो फिर पैट्रियार्च पूरे ही शॉक रह जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, सिर्फ मैं कुछ ही महीनों के लिए यहाँ से गया हुआ था, तब से ये कितना ही ज्यादा बदल चुका है, आखिरकार इस दुनिया में ये हुआ क्या? पर तभी वो एकदम ही शांति से मू यांग से कहते हैं, आखिरकार तुम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हो, इसे मुझे समझाओ। तो मू यांग परमिशन लेते हुए कहता है कि प्लीज आप इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दें। जो सुन के तो लोग और भी बातें बनाने लगते हैं, क्या सच में यंग मास्टर अब पैट्रियार्च के कहे हुए शब्दों के खिलाफ जा रहे हैं? पर तभी पैट्रियार्च एकदम ही शांति से पूछते हैं कि मुझे इसकी वजह बताओ। तो मू यांग कुछ भी ना छुपाते हुए कहता है, आज सुबह टैंग क्लैन ने मेरी मेड को मारने की कोशिश की, और इसके अलावा भी जबकि मैंने ये रिवील कर दिया था कि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर हूं, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की, और जब मैं उनके स्कॉट वॉरियर के साथ फाइट कर रहा था, उन्होंने मेरी मेड को पॉइजन दे दिया, और अभी वो सच में काफी ज्यादा क्रिटिकल हालत में है। बात को बिगड़ता हुआ देख के टैंग सोही बीच में बोलती है कि उस मेड ने मेरे कपड़ों को खराब किया है, इसी वजह से मैंने अपने क्लैन के हिसाब से उसे सजा दी। पर मू यांग उसकी बात को काटते हुए कहता है, मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी कि वो मेरे लोगों में से एक है। पर इन लाइनों को सुन के पैट्रियार्च उतने ही हैरान थे जितने हैरान मू यांग के अंकल थे। पर तभी वो कहते हैं, मैं टैंग क्लैन के लॉस को अच्छे से ही जानता हूं, तो फिर मैं सिर्फ एक मेड की वजह से इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। मू यांग कुछ और कहने की कोशिश करता है, पर तभी पैट्रियार्च उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए दो क्लैंस के बीच में डिसाइड हुई मैरिज कैंसिल नहीं हो सकती। पर हालांकि टैंग क्लैन के वॉरियर ने ये जानते हुए कि तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर हो, तुम्हारे ऊपर स्वॉर्ड उठाने की कोशिश की, इस बात के लिए ये एंगेजमेंट जरूर ही कैंसिल हो सकती है। पर तभी टैंग सोही कहती है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, यंग मास्टर मू यांग मेरे पनिशमेंट के बीच में दिक्कत दे रहे थे, इसी वजह से मेरे वॉरियर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तभी वही ट्रेनी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैंने पूरी की पूरी चीजों को अपनी आंखों से देखा था। टैंग सोही तभी उससे प्रूफ को मांगती है। वो वॉरियर बताने की कोशिश करता है कि वो खुद ही एक प्रूफ है, पर टैंग सोही कहती है, क्या पता कि तुम अपने यंग मास्टर के साथ मिलकर इन सारी चीजों को प्लान कर रखा हो, और एक और बार अगर तुमने अपने मुंह को खोला बिना कुछ सोचे समझे, तो फिर इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जिस बात से वो ट्रेनी पूरा ही डर जाता है। तभी मू यांग बीच में आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में क्या कहने वाली हो। उन्हीं टैंग क्लैन के वॉरियर्स को लाया जाता है, जो कि मू यांग के ऊपर चियोंग क्लैन के वॉरियर्स बन अटैक करने आए थे, जिन्हें देख के टैंग सोही तक काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है। और तभी ट्रेनीज एक एक करके सारी चीजों को पैट्रियार्च को बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार मू यांग कितना ज्यादा बदल चुका है, और इन लोगों ने मू यांग के ऊपर खुद का भेष बदल के अटैक करने की हिम्मत की। इन सारी चीजों को सुनने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान थे, पर टैंग सोही सब कुछ ही मानने से मना कर देती है, और वो एविडेंस को मांगती है। जो सुन के ट्रेनीज बताते हैं कि हमने इन लोगों की तलाशी ली, और इनके पास से हमें काफी ज्यादा ही पावरफुल पॉइजन और मेडिसिनल हर्ब मिली है, और जो लोग ऐसी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं वो सिर्फ सीचियोन की टैंग क्लैन है। जिससे बाकी लोग भी इस बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, और इसे सुन के मू यांग काफी ज्यादा ही खुश था, ये सोचते हुए कि अब उसकी एंगेजमेंट पक्का ही टूट जाएगी। पर तभी टैंग सोही अपना चेहरा ढकते हुए कहती है, क्या तुम मुझे हंसी दिलाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा भी तो नहीं है कि उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर किया है, हो सकता है वो उसे खुद ही पीने वाले हो, और इसके अलावा भी हमारी टैंग क्लैन को यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि वो इन कपड़ों को हासिल कर भी पाएंगे? और तुम्हारे छोटे से चियोंग क्लैन के मेडिकल हॉल के एविडेंस में मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, तो फिर मेरी टैंग क्लैन क्यों ना तुम्हारी इस चीज में मदद करे? हमारा पॉइजन टेक्निक्स तुम्हारे क्लैन से काफी ज्यादा ही ऊपर है। और वो आखिरी में कहती है, क्या और कुछ बचा हुआ है? इन बातों को सुन के मू यांग समझ चुका था अब और कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा, क्योंकि उनके पास कोई भी इतना ठोस एविडेंस ही नहीं है। पैट्रियार्च भी टैंग सोही की बातों में हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ, टैंग क्लैन के ऊपर का कोई भी इल्जाम ऐसे साबित नहीं होता है,
अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो फिर बोलो, वरना इस बार मैं तुम्हें टैंक क्लैन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए हमारी क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर का टाइटल पूरी तरीके से ही तुमसे छीन लिया जाएगा। और वो एक आखिरी बार मू यांग से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? मू यांग को अभी खुद के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। वो बाकी सारे लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है कि इन्हें तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट को झेलना पड़ेगा। तभी उसका ध्यान सियोगी पे जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही रिलैक्स था, और उसे उसके कपड़ों में छुपे हुए थोड़े टैंक क्लैन के कपड़े दिख जाते हैं। और वो सियोगी के साथ अपनी पिछली बातचीत को याद कर रहा था, जब उसने सीधे सीधे उससे पूछा था, क्या तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? ऐसा तो नहीं कि तुमने पहाड़ के पीछे किसी चीज को देखा हो? पर तब सियोगी ने पूरी तरीके से ही मना कर दिया था। जिस चीज को याद करके अभी मू यांग हद से ज्यादा ही गुस्सा था, ये सोचते हुए कि एक बार दोबारा से ही उसने धोखा देने की कोशिश की। पर जो भी हो, अब मैं तुम्हें चांस ही नहीं देने वाला। जो कुछ भी तुमने देखा अब वो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। और वो बोलना शुरू करता है कि पेट्रिया, जो भी अब तक मैंने कहा वो सब कुछ ही सही था, पर मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। और जो इन ट्रेनीज का हेड है ली सियोगी, उसे तो सबसे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने ही इन सारी चीजों को लीड किया है। जिस बात के लिए पेट्रियाज भी मानते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा दूंगा। जिसे सुन के ली सियोगी का तो मुंह ही खुला रह जाता है। वो मन में सोचता है कि मैंने ये प्लान बना रखा था, जैसे ये सारी चीजें निपट जाती, मैं टैंक क्लैन को इन कपड़ों को वापस करके टैंक क्लैन का एक सक्सेसफुल डिसाइपल बन जाता। पर अगर अब मैंने इस एविडेंस को छुपाया तो सीधे सीधे मुझे डेथ ही मिल जाएगी। पर इधर मू यांग अब तक भी चुप नहीं बैठा था। अब वो कहता है, नहीं, हम सभी ने ही गलतियां की हैं, तो फिर आपको हम सभी को ही मार डालना चाहिए। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ली सियोगी को मेरे साथ ही दफनाया जाए और उसे इतनी बुरी मौत दी जाए ताकि वो फ्यूचर में चल के एक एग्जाम्पल बने हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। सबसे पहले उसके नाखून उखाड़ा जाए, फिर उसकी आंखें, फिर उसकी जीभ, और ऐसे ही मू यांग आगे कहता ही चला जा रहा था। तभी सियोगी चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, जिससे पेट्रियाच एकदम ही हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें सियोगी को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं कपड़ों को दिखाते हुए कहता है कि मैंने टैंक क्लैन के वॉरियर को देखा था पहाड़ के नीचे इन कपड़ों को जलाते हुए। ऐसा लगता है कि ये कपड़े उन्हीं लोगों के हैं जो कि यंग मास्टर मू यांग के ऊपर अटैक करने को गए थे अपने कपड़ों को बदल के। पर जब उन्हें लगा कि उनका ये प्लान फेल हो चुका है, तो उन्होंने एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। इतना ही काफी नहीं था, जब उन्हें हमारी प्रेजेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने सारे ट्रेनीज को भी मारने के बारे में सोच लिया। इस चीज के बारे में मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था, इसी वजह से मैं अब तक इसे बिल्कुल भी पेश नहीं कर रहा था। और बेचारा वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा है। इन बातों को सुन के सभी ट्रेनीज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी स्कॉट वॉरियर का हेड और टैंक सोही आगे आकर उन्हीं कपड़ों को देखते हैं, और वो मन में सोचती है, ये गधे एक काम तक सही से नहीं कर सकते। टैंक सोही तो अभी भी इन सारी बातों को टालने की कोशिश करती है, पर तभी मू यांग उसके कान में आकर कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे चियोंग क्लैन के पास काफी ज्यादा ही समझदार कुत्ते हैं, जिन्हें कि हम लोग इन्हीं काम के लिए रखते हैं। अगर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया तो तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है। जिस बात को टैंक सोही भी अच्छे से जानती थी। तभी पीछे से मू यांग कहता है कि मुझे एंटीडोट को दे दो, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पर अगर हमारे डॉग्स ने इन्हें ढूंढा तो फिर पूरा का पूरा टैंक क्लैन मजाक बन के रह जाएगा। टैंक सोही मू यांग से पूछती है, क्या सच में सिर्फ एक मेड के लिए तुम हमारी टैंक क्लैन से दुश्मनी करना चाहते हो? पर अभी भी मू यांग सीरियस होकर उससे एंटीडोट ही मांगता है, जिस बात के लिए टैंक सोही भी काफी ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। तभी अचानक से ही टैंक क्लैन का एल्डर गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार एक ऐसी मैरिज के ऊपर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है, जो कि पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। और वो अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है, और उसके आसपास से पर्पल क्लाउड फ्लेम क्यूआई निकल रही थी, जो कि सबूत है कि वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है। वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, क्या चियोंग क्लैन अपने हॉनरेबल गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती है? आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे सेट की इतनी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमने उन्हें पहले से ही खत्म करके रख दिया। पर तभी मू यांग के अंकल सामने आते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों के
ऊपर ध्यान दो और उनकी भी बॉडी से पर्पल फ्लेम की वाई निकलना शुरू हो जाती है और वो गुस्से में टैंक क्लैन के एल्डर से कहते हैं अगर तुम्हारा मुंह ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम ये देखने वाले हो कि आखिरकार हीवन ड्रैगन स्वॉर्ड कैसे पूरे के पूरे गांगो को हिलाती है। जिस बात से वो एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों ही लोग अपने वेपन्स को निकालने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद दोनों ही क्लैन के डिसाइपल भी अपने वेपन्स के ऊपर हाथ रख लेते हैं और अब यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पेट्रियार्च इसे देख के एकदम ही शांत है, पर तभी वो कहना शुरू करते हैं टैंक क्लैन के एल्डर से कि आपको शांत रहना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग अपनी डिसाइड की हुई एंगेजमेंट को तोड़ेंगे? पर हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब दूसरी पार्टी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा क्राइम किया हो। उनकी इस बात को सुन के वो एल्डर कहता है ऐसा लगता है कि चियोंग क्लैन को पहले से ही इस एंगेजमेंट को तोड़ने का ख्याल था। जो सुन के पेट्रियार्च कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको मेरे शब्दों से ऐसा लगा हो। हालांकि और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ही 7 कलर ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सामने रखी हुई टेबल सिर्फ उनके ऑरा से ही 2 टुकड़ों में बट जाती है। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये तो लेजेंडरी हेवनली 5 ब्लेड रेनबो स्वॉर्ड है और अगर पेट्रियार्च इसका इस्तेमाल कर सकता मतलब वो एक प्रोफाउंड रेलम के मास्टर हैं। और अब पेट्रियार्च गुस्सा होते हुए कहते हैं हर चीज की ही एक लिमिट होती है, मेरे सब्र का और ज्यादा इम्तिहान ना लो। तभी पेट्रियार्च यूनिट कमांडर से कहते हैं यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उन सारी चीजों के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन को जारी करो। जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को अलग अलग बुला के उन लोगों के बयान लिए जाएं और मुझे सच्चाई को बताया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता मैं इस मैरिज अलायंस को सस्पेंड करता हूं। साइड में खड़ा हुआ टैंक क्लैन का एल्डर सोच रहा था हालांकि चियोंग क्लैन पावरफुल है पर हमारा सेक्ट भी उनसे बिल्कुल भी कम नहीं, हम चाहें तो इन्हें एक बार के लिए तबाह कर सकते हैं। पर वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है अगर सामने इतना पावरफुल अपोनेंट खड़ा हो तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती उसके ऑर्डर्स को मना करने की। और यही सारी चीजें टैंक सोही भी मन में सोच रही थी आखिरकार ये सारी चीजें ऐसी कैसे हो गई, हमारे पास पूरा ही अच्छा मौका था सेंट्रल प्लेन में आने के लिए। पर आज जितनी मेरी बेइज्जती हुई है मैं उससे 1000 गुना ज्यादा फ्यूचर में इन्हें वापस करूंगी। तभी वो अचानक से ही कहती है पेट्रियार्च से आपकी चियोंग क्लैन एक मार्शल आर्ट फैमिली है। पेट्रियार्च भी हामी भरते हैं तो फिर क्यों ना हम इसे मार्शल आर्ट क्लैन के ही तरीके से करें, दोनों पार्टीज डुअल करेंगे और जो भी उसमें जीतेगा उसी की ही बात को माना जाएगा। पर मुयांग उससे कहता है आखिरकार मुझे तुम्हारी बात को क्यों ही सुनना होगा। तो टैंक सोही अपने पास से उसी एंटीडोट को निकालते हुए कहती है अगर आप जीत गए तो फिर मैं आपको एक बोनस गिफ्ट के तौर पे इस एंटीडोट को दे दूंगी। और वो धीमी आवाज में कहती है अगर आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपकी मेड आज रात में ही उस पॉइजन के चलते मारी जाएगी और अगर ऐसे ही हमारी एंगेजमेंट टूट गई तो फिर आपको ये भी पता होगा दोनों क्लैन के बीच में बैटल शुरू हो जाएगी जिसमें हजारों ही इनोसेंट लोगों की जाने जाने वाली हैं। वो उन्हीं स्कॉट वॉरियर के हेड को आगे करते हुए कहती है क्योंकि मैं एक लड़की हूं तो फिर मेरी जगह पे ये फाइट करेगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपकी जगह पे कोई और फाइट करने वाला है। तभी बीच में पेट्रियार्च बोलते हैं हम मार्शल आर्ट फैमिली जरूर हैं पर ऐसे किसी भी डुअल को एग्री नहीं कर सकते, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। पर तभी मुयांग कहता है पेट्रियार्च से पूछते हुए अगर आपकी परमिशन हो तो फिर मैं इस डुअल को करना चाहता हूं। जिससे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है और फिर पेट्रियार्च कहते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, तुम एक स्कॉट वॉरियर के रिप्रेजेंटेटिव से फाइट करने वाले हो। पर तभी मुयांग के अंकल उनसे कहते हैं कि आपको ऐसा उसे करने देना चाहिए, मैं इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इन लाइनों को सुन के उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि कभी भी उनके ब्रदर ने मुयांग को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। हालांकि उसमें पूरी मुयांग की ही गलती थी, उससे ज्यादा लेजी और इनरिस्पॉन्सिबल इंसान कोई भी नहीं था। पर आज उसी के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उस पे ही सारी चीजें छोड़ दो। और वो उन सभी ट्रेनीज को देख के कहते हैं ठीक है यंग लेडी टैंक, हम आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हैं और हमारे क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोंग मुयांग होगे। तभी तुरंत ही टैंक सोही कहती है तुम लोग खड़े क्या हो, टेबल्स को साइड में करो। और वो उसी वॉरियर के पास आकर धीमे से कहती है तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि डुअल में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे हस्बैंड के पास एक हाथ या फिर पैर नहीं होगा, मैं तब भी उसे उतना ही प्यार करूंगी। और यही कहकर वो वहां से साइड हट जाती है। थोड़े टाइम बाद पूरी जगह को साफ कर दिया जाता है और एक अनाउंसर कहता है तो फिर अब इस डुअल को शुरू करते हैं। इस लाइन की ही देरी थी, मुयांग पूरी स्पीड के साथ उस वॉरियर के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है पर वो वॉरियर मुयांग के अटैक को डॉज करके मुयांग के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। पर आखिरी टाइम में ही मुयांग उस अटैक को डॉज करके उस वॉरियर के ऊपर अटैक तो करता है पर वो उसे सिर्फ अपनी मयान से ही रोक के इस बार स्वॉर्ड की वाई का इस्तेमाल करते हुए एक बार
बार दोबारा से ही मू यांग के हाथ को काटने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद मू यांग तुरंत ही पीछे हट जाता है। उसे स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करता हुआ देख के लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही आगे इस चीज को नहीं खींच रहा है। उसका अपोनेंट तो सिर्फ एल्डेस्ट यंग मास्टर है, जिससे कि मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर इस चीज से मू यांग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी मेरे ऊपर अटैक करने की। जिस बात को सुन के वो वॉरियर और मू यांग एक दूसरे की तरफ पूरी स्पीड से ही बढ़ने लगते हैं और इस बार वो वॉरियर मू यांग की तरफ अटैक करता है, पर मू यांग उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करके साइड में हटते हुए उस वॉरियर के ऊपर खुद ही अटैक कर देता है और ऐसे ही उनकी फाइट कंटिन्यू होती रहती है। पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अभी तक चोट पहुंचाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया था। इतनी फाइट करने के बाद मू यांग को इतना तो समझ आ चुका था कि ये वॉरियर उसके एक हाथ को काटने के पीछे पड़ा हुआ है और तभी मू यांग एक अटैक से खिसकते हुए पीछे आ जाता है, जो कि मन में सोच रहा था अगर तुम्हें मेरा हाथ ही काटना है तो फिर देखते हैं कि तुम इसे काट पाते हो या फिर नहीं। और वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस वॉरियर के ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है, जिस अटैक को देख के वो वॉरियर सोच रहा था मुझसे ये मत कहना कि ये उसी पुराने मूव को इस्तेमाल करने वाला है। और जैसे ही मू यांग उसी मूव को इस्तेमाल करता है, वो वॉरियर खुश होते हुए सोचता है इसने बहुत बड़ी ही गलती कर दी, अब मैं इसकी स्वॉर्ड के साथ साथ इसके हाथ को भी इसकी बॉडी से अलग कर दूंगा। पर दूर खड़े हुए पेट्रियाज और मू यांग के अंकल एकदम ही शांत थे और हमें देखने को मिलता है कि वो वॉरियर मू यांग के हाथ के ऊपर अटैक करने वाला था, पर तभी वो देखता है कि मू यांग अचानक से ही वहां से तेजी से हटके उसके साइड में आ चुका था और तभी मू यांग अटैक करते हुए आगे निकल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि मू यांग ने उस वॉरियर का हाथ को काट डाला था, जिसे देख के मू यांग के अंकल कहते हैं ये मैच डिसाइड हो चुका है। और वो मन में सोच रहे थे हालांकि ये परफेक्ट रिवर्स स्केल स्लैश तो नहीं था, पर ये उसके काफी ज्यादा ही करीब था। पर दूसरे साइड टैंग सोही के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, आखिरकार ये चीज हो कैसे सकती है। मू यांग तभी उससे उसी एंटीडोट को मांगता है। टैंग सोही ना चाहते हुए भी मू यांग को उस एंटीडोट को दे देती है। मू यांग उसे लेकर जा ही रहा था, पर अचानक से ही उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी देर तक स्वॉर्ड क्यूआई के बंदे के साथ फाइट की। अब उसकी ब्लड वेसल्स इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही थी और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर ही जमीन पे गिर जाता है, जिसके की दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर उसने ये एंटीडोट वॉल्यूम तक नहीं पहुंचाया तो फिर वो मर जाएगी। जिसे देख के सभी ट्रेनीज मू यांग की तरफ आने लगते हैं, पर उनसे पहले पेट्रियाज और उसके अंकल उसके पास आकर उसकी बॉडी को चेक करते हैं, जिसे चेक करने के बाद पेट्रियाज को समझ आता है कि जो इंटरनल एनर्जी मू यांग के डंटियान में थी वो अभी काफी ज्यादा ही मैसअप हो चुकी है। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर मू यांग का डेंटियान तक ब्लास्ट हो सकता है। जो समझने के बाद वो मू यांग का खुद ही ख्याल रखने का बाकी सारी चीजें मू यांग के अंकल के ऊपर छोड़ देते हैं और उसी एंटीडोट को देकर बताते हैं कि इसे उस मेड को दे दिया जाए। जो सुन के मू यांग भी अब अपनी आंखें आराम से ही बंद कर लेता है और हमें बताया जाता है कि फिर काफी ज्यादा ही लंबे टाइम तक पेट्रियाज ने अपनी क्यूआई फ्लेम के साथ यंग मास्टर मू यांग की इंटरनल एनर्जी को डिसॉल्व करते रहे और हमें बाहर टैंक क्लैन के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहां पर उनका एल्डर कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर की कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। जो कि हमने सुना था अगर उसकी कंडीशन ऐसी ही है तो फिर चियोंग क्लैन के पास कोई भी वजह नहीं कि वो टैंक क्लैन में उसकी शादी करवाएं। पर अभी टैंक सोही गुस्से में कहती है कि ये अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा मिलेंगे चियोंग मू यांग और तुम्हारे साथ भी मेड। सीन शिफ्ट होकर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है, जो कि उसी हॉल में अकेले खड़े हुए थे। पीछे से उनके ब्रदर यानी कि मू यांग के अंकल आते हुए पूछते हैं कि आखिरकार आप कैसे हैं ब्रदर, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देते। तभी मू यांग के अंकल कहते हैं कि मैं आपके इस डिसीजन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। हालांकि मू यांग का ट्रीटमेंट जरूरी था, पर इतना भी नहीं कि आप टैंक क्लैन के साथ उसकी एंगेजमेंट करवा दें। अब आपको काउंसिल ऑफ एल्डर्स को इसके बारे में जवाब देने पड़ेंगे। पेट्रियाज मना करते हुए कहते हैं मैंने टैंक क्लैन को इस वजह से नहीं बुलाया था ताकि वो मू यांग की बीमारी को क्योर कर पाएं, बल्कि मैं तो उनकी ताकत को उधार में लेना चाहता था, मू यांग को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिस बात को सुन के यूनिट कमांडर हैरानी से पूछते हैं आखिरकार उसे किससे प्रोटेक्ट करना है। पर इस बारे में पेट्रियाज कुछ भी ना कहकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि कितने साल हो चुके हैं कि उसने कभी मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बातें की हैं और अब तो उसके पास काफी ज्यादा दोस्त भी आ चुके हैं। यही कहकर वो जाने लगते हैं कि मैं काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ। पीछे खड़े हुए यूनिट कमांडर भी मन में सोचते हैं मुझे भी बहुत टाइम हो चुका है। आपको स्माइल करते हुए देख के सच में लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हैं। तभी पेट्रियाज रोक के उन्हें एक ड्रिंक पे इनवाइट करते हैं। अब हमें थोड़े दिनों बाद दिखाया जाता है जहां पर आवाज के चलते वॉल्यूम अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे कि समझ नहीं आ रहा था कि वो मेडिसिन हॉल में कर क्या रही है। तभी वही मेड आकर कहती है आखिरकार तुम उठी गई, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों से बेहोश हो। पर वॉल्यूम को तो यही नहीं पता था कि वो मेडिसिन हॉल में कर क्या रही है। जो सुन के वो मेड बताती है क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, तुम लगभग मरते मरते बच गई उस पॉइजन
पॉइजन की वजह से यंग मास्टर ने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया उस पॉइजन का एंटीडोट पाने के लिए। पर इस बात को जान के वॉलियांग पूरी ही हैरान हो जाती है, पर वो मेड परेशान होते हुए कहती है मुझे इस बात को कहना नहीं चाहिए था। उससे इस बारे में और ज्यादा चीजें पूछती है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में। वो मेड भी घबराते हुए बताती है उस डुएल को लड़ने के बाद यंग मास्टर बेहोश हो चुके थे, यहाँ तक कि पेट्रियार्च ने खुद उन्हें चेक किया था और उन्होंने बताया कि यंग मास्टर यूआई डेविएशन स्टेट में जा चुके हैं। जो बात वॉलियांग को पूरा ही परेशान कर देती है और वो भागते हुए मू यांग की तरफ जाने लगती है, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि आखिरकार क्यों मेरे जैसे किसी के लिए यंग मास्टर ने इतना बड़ा रिस्क लिया। इसकी वजह से दोनों क्लैन के बीच अब दुश्मनी पैदा हो चुकी है। तभी वो मू यांग के कमरे में आ जाती है, जिसके पास यूनिट कमांडर बैठे हुए थे, पर उन्हें देख के वो पूरी ही हैरान थी। यूनिट कमांडर भी उसे नोटिस करके कुछ कहने ही वाले थे, तभी वॉलियांग उन्हें घबराते हुए ग्रीट करती है। वो मन में सोच रही थी कि मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, पक्का ही वो मुझे इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। तभी यूनिट कमांडर कहते हैं एकदम ही अच्छी टाइमिंग है, मू यांग बिल्कुल भी उठने के कोई भी साइन नहीं दिखा रहा, तो फिर मैं इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ देता हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और वो यही कहकर वॉलियांग की तरफ आने लगते हैं और उसके पास आकर उसे एक टोकन देते हुए कहते हैं कि ये पास है हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी के लिए, जब मू यांग उठ जाए उसे ये तुम दे देना। जिसे लेकर वॉलियांग काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है मैं तो बस एक छोटी सी मेड हूँ, मैं इस जैसी चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसकी बात को काटते हुए मू यांग के अंकल कहते हैं कि आखिरकार ये किसने कहा। मू यांग ने सभी लोगों के सामने ये डिक्लेयर किया था कि तुम उसके लोगों में से एक हो, और वैसे भी तुम एक लौती इंसान हो जो कि अभी मू यांग के साथ हो, तो खुद के बारे में इतना कम ना समझो और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जल्द ही उठ जाएगा। ये सारी चीजें कहने के बाद यूनिट कमांडर वहां से चले जाते हैं, पर वॉलियांग को यूनिट कमांडर की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसे तो ऐसा लगता है कि यंग मास्टर को मेड्स की कमी हो रही है। सीन शिफ्ट होकर हमें मू यांग को दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पे होता है और उसके सामने एक पैलेस चल रहा था। तभी पीछे से एक इंसान अटैक करते हुए कहता है मर जाओ। मू यांग अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, पर उसके पास तो स्वॉर्ड होती नहीं, तो फिर वो उसे ऐसे ही ब्लॉक करने वाला था। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो इंसान उसकी बॉडी के आर पार निकलते हुए पीछे खड़े हुए इंसान को मार डालता है, जिसे देखने के बाद उसे याद आता है ये डेमोनिक कल्ट के वही कमीने हैं जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी चियोन क्लैन को अनहाइलेट कर दिया था। मैं पक्का ही अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के बीच में हूँ। और वो सभी की डेड बॉडीज से होते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, पर अभी भी उसे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। जो चियोंग क्लैन 10 ग्रेट क्लैंस में गिनी जाती थी, चाहे वो जितनी भी गिर चुकी हो, पर डेमोनिक कल्ट उसे इतनी आसानी से खत्म कर दे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आखिरकार उस दिन असलियत में हुआ क्या था? कोई ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तभी उसे बाहर से किसी की लड़ने की आवाजें आती हैं और उस आवाज को मू यांग अच्छे से ही जानता था, जिसे सुन के वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। और हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जब चियोंग मू यांग ने पास्ट लाइफ में भागने की कोशिश की थी, तो डेमोनिक कल्ट के मेंबर ने उसके गले को उसके धड़ से अलग कर डाला था। और अब मू यांग की बारी है। हमें देखने को मिलता है जितने भी डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स मू यांग की चारों तरफ खड़े थे, वो सभी एक साथ ही मू यांग की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को धंसा देते हैं। पर मू यांग को कुछ चीजें अभी तक समझ नहीं आई थी। वो उसी पड़े हुए सर से पूछता है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आया कि तुम इस चीज से इतना ज्यादा डरते थे कि तुमने खुद मुझे तक धोखा दे दिया, जिसने तुम्हें पूरी लाइफ तक फॉलो किया। पर इन सारी बातों का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो तो मर चुका था और ये सिर्फ उसकी एक मेमोरी का फ्रेगमेंट है। तभी उसे आवाज आती है उन्हीं डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स की, क्या ही गधा था, पता नहीं क्यों मैंने इस जैसे गधे को पेट्रियार्च बना दिया। इसे सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करना था, पर ये इतना भी नहीं कर पाया। और अब मू यांग का भी ध्यान उन डेमोनिक कल्ट के मेंबर्स के ऊपर जाता है जो कि उनके लीडर लग रहे थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये सीजन एंड होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऑनगोइंग मानवा है, पर इसके अब तक कोई भी चैप्टर्स नहीं आए, पर जैसे ही इसके 2-4 भी चैप्टर आ जाएंगे मैं इसे आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।